Dear students, today we will discuss remaining portion of class 10th electricity and electrostatic. तो हम अब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में आता है। ठीक है, मैंने डेफिनेशन में लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है। और अगर चार्ज मोशन करने लगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाती है। अब वो देखिए कैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है बेटा करंट। सबसे पहले जो आती है वो क्या आती है बेटा करंट। करंट क्या होती है तो लिखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज the rate of flow of charge in a conductor is called current. Is called current. It is represented by I, ये कैपिटल आई में लिख देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। ठीक है, ये आपके पास है तो लिखेंगे एंड इट्स यूनिट एम्पियर। ये आपको पहले ही बता चुके हैं तो लिखेंगे सपोज ए कंडक्टर of length L which ends connected with an external battery ठीक है बेटा। कैसे? लाइक ऐसे, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है ऐसे और एक कंडक्टर के दो एंड है। ठीक है, तो ये कहाँ, ये किससे कनेक्ट है? बैटरी से कनेक्ट है ऐसे। ओके, ये आपके पास ऐसे बैटरी से कनेक्ट है। ये आपके पास क्या होगा? प्लस, और ये क्या होगा बेटा? माइनस। ठीक है, ये आपके पास बैटरी से कनेक्ट है। ये क्या आपके पास? बैटरी। और ये आपके पास बैटरी है तो हम इसको V नाम दे देते हैं, यानी कि V वोल्ट की बैटरी है। ये आपके पास कितने की है? V वोल्ट की बैटरी है। ओके, और अब आप देखिए कंडक्टर में क्या होता है, ये प्लस से कनेक्ट है, ये माइनस से कनेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज negative to positive terminal, कहाँ होता है? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होता है? मोशन होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? ऐसे। ओके, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। जबकि करंट कैसे फ्लो होती है? यहाँ लिखेंगे while current flow from positive terminal to negative टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और बेटा याद रखना, अगर चार्ज फ्लो होता है तो फ्लो ऑफ चार्ज की जो वैल्यू होती है या करंट की जो वैल्यू होती है, मैंने लिखा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो वो होती है आपके पास, यहाँ लिखेंगे फ्लो ऑफ करंट
आई इक्वल क्या होता है क्यू अपॉन टी, क्या होता है क्यू अपॉन टी, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं और करके ये इसको ऐसे लिख देते हैं डी क्यू अपॉन, ऐसे लिख देते हैं आई इक्वल टू क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्योंकि यूनिट क्या होती है कूलाम, क्या होती है बेटा कूलाम, और इसकी क्या होती है सेकेंड, तो ये क्या होगी कूलाम पर सेकेंड। ओके, और 1 कूलाम पर सेकेंड होती है 1 एम्पियर। ओके, तो इसका मतलब ये इसकी क्या है यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होती है कूलाम पर सेकेंड भी होती है और क्या होती है एम्पियर भी होती है। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला है किसका करंट का, आई की वैल्यू क्यू अपॉन टी। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होते हैं कंडक्टर में ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ये, और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि करंट कहाँ फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के जस्ट अपोजिट। ये हम इसे कन्वेंस करते हैं, मतलब ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया डी क्यू बाई डी टी, इसको बोलते हैं चेंज इन, इसको बोलते हैं चेंज इन चार्ज, और ये क्या बोलते हैं चेंज इन टाइम। तो ये आपके पास क्या आ गया, हमारे पास वैल्यू आई है किसकी करंट की, करंट की यूनिट क्या होती है वो देख लीजिए, डायग्राम अच्छे से देखिए। ये क्या होता है बैटरी, बैटरी क्या होती है आप जानते हैं, जो हम कनेक्शन करते हैं इसको हम बैटरी को पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोटेंशियल। तो अब मैं बात करता हूँ आगे कि किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो हो सकती है, कितनी फ्लो हो सकती है बट किसी टाइम के अंदर। तो देखिए लिखेंगे, आगे लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट आई की वैल्यू क्या होती है क्यू अपॉन टी, ये होती है हमने आपको बताया था। अब लिखेंगे एंड क्यू क्या होता है, क्यू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी कैसे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो मैं शायद पहली क्लास में बता चुका हूँ। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है N, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में कितने फ्लो हो रहे हैं, और चार्ज इलेक्ट्रॉन ये होता है E। आप जानते हैं E की वैल्यू कितनी होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। अब आपसे कोई ये बोलेगा कि इफ आई की वैल्यू कितनी हो 1 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी हो 1 एम्पियर, अगर आपके पास आई की वैल्यू 1 एम्पियर हो और टी इक्वल टू कितना हो 1 सेकेंड, टी इक्वल टू कितना हो 1 सेकेंड, यानी अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करे इन ए कंडक्टर, then number of electron वो क्या होंगे बेटा, ये देखिए, क्योंकि क्यू का फॉर्मूला क्या होता है नहीं तो यहाँ पुट कर सकता हूँ, आई की वैल्यू क्या होती है एन ई अपॉन में टी, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1, एन की वैल्यू पता नहीं, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टी की वैल्यू कितनी है 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू बेटा आएगी कितनी, ये आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन कितनी बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 100 अपॉन में 16 और इंटू 10⁻18, इसको सॉल्व करो तो आएगा 2 4 चौक 16 और 4 25 में तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करते हैं किसकी हेल्प से, बैटरी की हेल्प से, तो डायग्राम ऐसे दिखा देते हैं। तो अच्छे तरीके से सुन लीजिए, जो मैं ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आई की वैल्यू कितनी हो 1 एम्पियर, अगर आई की वैल्यू कितनी होती है 1 एम्पियर,
तो 1 एम्पियर होने से और कितने सेकंड तक फ्लो होनी चाहिए, 1 सेकंड तक। तो अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस नेगेटिव टर्मिनल से इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। ठीक है, ये इसका उल्टा बोल सकते हैं कि अगर आपको सर्किट में 1 एम्पियर की करंट चाहिए 1 सेकंड के लिए तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्या 6.25 इंटू 10⁻18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तब जाके हमें क्या मिलती है, 1 एम्पियर की करंट मिलती है। हमारे घर में जो करंट होती है वो होती है 5 एम्पियर की। कितने की होती है, 5 एम्पियर की। तो अच्छे तरीके से याद रखिए कि और जो आपके पास हाई पावर के, जैसे आपने अपने घरों में स्विच देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई हाई वोल्टेज का स्विच है, लाइक जैसे 3 प्लग वाला होता है, जैसे प्रेस हो गया, फ्रीज हो गया, और आपके पास बहुत सारे ऐसे स्विच है, तो वो 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर के भी होते हैं। तो लेकिन हमारे घर में जो होती है करंट वो कैसी होती है, 5 एम्पियर की करंट होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमने आपको बताया क्या, आई की वैल्यू 1 एम्पियर और यहाँ एन की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे से देखिए, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, ये आपके पास था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को आप अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि जब रिवाइज करेंगे तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं किसकी, कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन लाइक कैसे आपसे बोला जाए कि फाइंड द करंट और टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू दे दी जाए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे नहीं, वो मैं आपको आज डिस्कस करूँगा। तो आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और वो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आगे चलता हूँ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर। तो देखिए बेटा कैसे, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि ऐसा बोले फाइंड, कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, find the value of current, find the value of current in a conductor, find the value of current in a conductor if flow of charge is 20 coulomb in 10 सेकेंड। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन तो इजी था ही, अगर आप देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, पहले वो चीज़ें नोट करो जो दे रखी हैं। तो आप देखो तो ये क्या है, कूलम, कूलम का मतलब ये चार्ज की वैल्यू है कितनी बेटा, 20 कूलम। ओके, और आपसे कोई बोले टाइम कितना, टाइम आपके पास 10 सेकंड है, ये आपके पास 10 सेकंड आप देखेंगे, बिकॉज आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 20 अपॉन में 10, यानी कितना, 2 एम्पियर की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 एम्पियर, ये आपके पास करंट आ गई। ठीक है बेटा, ये आपके पास कितनी है, 2 एम्पियर की करंट। ठीक है, सपोज दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो, दूसरा क्वेश्चन कैसे हो, the flow of current, the flow of current in a conductor is given by an equation, given by an equation I equal 3t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t, ऐसा आपको दे दिया उन्होंने, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ठीक है ना, ये आपको इन्होंने दे दिया कितना, एम्पियर में। ठीक है, तो वो बोलेगा फाइंड द करंट एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन। अब देखिए आई तो आपको दे रखा है, आई की वैल्यू कितनी है, 3t स्क्वायर और प्लस 2t और प्लस 1। ठीक है बेटा, तो टी की वैल्यू यहाँ पर, टी की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे
t बराबर 0 पुट कर दे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 और प्लस 1, तो i की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू। ये कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये आपके पास देखिए, ये आपके पास आया करंट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है कितनी, टी बराबर, अब टी बराबर 0 की जगह कुछ और भी दे सकता था, टी बराबर 2, टी बराबर 3, कुछ भी दे सकता। तो जो भी आपको टाइम दे आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। तो ये आपके पास था हमारे पास करंट की सिचुएशन, करंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम यहाँ पर एक न्यू टर्म की तरफ बेटा। न्यू टर्म कि आपके पास एक होती है क्या, करंट डेंसिटी। क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है बेटा ये द अमाउंट ऑफ करंट, the amount of current passing per unit area, passing per unit area from a conductor is called current density. It is represented by, it is represented by स्मॉल जे। किससे की जाती है, स्मॉल जे से। ओके बेटा, ये जे से रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जे। तो ये कैसे डिफाइन होती है, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैंने अभी तुम किसी वायर को ऐसा दिखाते हैं, ये वायर है, लेकिन अगर इसको मैग्नीफाई कर दिया जाए तो वायर कुछ ऐसे दिखाएगी। अगर इसको मैग्नीफाई कर दिया जाए तो वायर कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, ऐसे फ्लो होगी, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो आई, और ये क्या इसका, ये इसका सरफेस एरिया ए है। क्या बेटा, इसका सरफेस एरिया ए, ये वाला सॉरी, ये जो इसका सरफेस है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, तो मैं लिख देता हूँ ए क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी जो वायर होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई भी जो वायर होगी वो एक सिलेंड्रिकल वायर होती है। क्या होती है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल वायर। क्या होती है, सिलेंड्रिकल वायर होती है, और इसको मैग्नीफाइंग करके दिखाया। तो इसमें जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है J इक्वल्स टू I अपॉन A। तो मैंने लिखा हूँ ना, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया फ्रॉम ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो J की वैल्यू आती है I अपॉन A। ठीक है, और I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है बेटा, और A क्या होता है, एरिया। तो एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट हो गई है वो हो गई है क्या, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये इसके आपके पास यूनिट हो गई है। ठीक है बेटा, ओके। आपसे ये भी पूछ सकता है ये वेक्टर है स्केलर, तो आप ये भी याद रखना, वेक्टर स्केलर के बारे में बता चुका हूँ, तो लिख देना करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, देखो एक चीज ध्यान रखिए बेटा, थोड़ा सा हमें क्या है कि जब हम कभी पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर को, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ें। मतलब मेरा कहना होता है एनसीईआरटी के हिसाब से तो पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी से भी ज़्यादा बियॉन्ड, मतलब उससे ज़्यादा आगे भी पढ़िए आप। जब आप उससे आगे ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे करंट डेंसिटी हो सकता है वहाँ पर डिफाइन नहीं करी हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हैं एनटीएससी का या बहुत अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, केवीपीवाई का जब आप आगे जाकर देंगे, तो जैसे मान लीजिए आप 11th में आएंगे तो 11th में केवीपीवाई का एग्ज़ाम देंगे, तो 11th में ये नहीं सिखाई जाएगी, तो इसलिए 10th में आपको ये सिखा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, और ये कंपटीशन के लिए भी सही रहते हैं। और छोटे मोटे जो कंपटीशन होते हैं, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड, ये सब चीज़ें जो होते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड तो खैर बहुत बड़ी चीज़ होती है,
NSCGS होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं 9th-10th लेवल पर जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जब सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। जबकि करंट कैसी क्वांटिटी है? मैं बात करता हूँ करंट की, तो करंट आपको पता है करंट कैसी क्वांटिटी? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। जबकि जो यहाँ एरिया है, ये एरिया कैसी क्वांटिटी है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। ध्यान रखना अच्छे से फॉर्मूले में कौन क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, ठीक है। ये आपके पास क्या है? इसका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अब आपसे कोई पूछ सकता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बहुत इजी है कि आई दे देगा और ए दे देगा, करंट डेंसिटी की वैल्यू पूछेगा। करंट डेंसिटी यूनिट भी मैंने आपको बता दी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसके अब एक आधी न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं। न्यूमेरिकल कैसे देखिए जरा, एक न्यूमेरिकल ऐसे ले सकते हैं, हर किसी पर एक एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे ले सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं बेटा। सपोज मैं आपसे बोलने लगूं कि क्वेश्चन में द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर is 10 ampere through the cross section area ठीक है ना। लिखेंगे फाइंड द करंट डेंसिटी। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में ये होगा बेटा कि आप लिख सकते हैं बिकॉज करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन ए, ये होता है। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया? क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ लिख देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिख देते हैं फाइंड, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आई कितना दे रखा? आई दे रखा 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर, ठीक है बेटा। एरिया कितना दे दिया? ए दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या कर दीजिए? मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एरिया कितना रहेगा? 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इंटू कितना रहेगा? 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? J इक्वल टू क्या होता है? अब देखेंगे बिकॉज J इक्वल टू कितना होता है? I अपॉन में A। I कितना आपके पास में बेटा? I है आपके पास 10 अपॉन में एरिया कितना? 10⁻³ तो करंट डेंसिटी कितनी है? 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो जो करंट डेंसिटी की वैल्यू आई है वो आई है 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई है बेटा, ठीक है। ये आपके पास क्या आया इसका आंसर, ओके। तो ये हमने सॉल्व किया है क्या? करंट डेंसिटी के बेस पर, ओके बेटा। करंट डेंसिटी जैसे हमने सॉल्व करी, फिर हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या? जिसको हम बोलते हैं क्या? ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो, जब हम कभी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो ये बात समझ लीजिए, करंट का जो रीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। तो होता क्या है ड्रिफ्ट स्पीड में कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है ऐसे, ठीक है। मूवेबल कौन होते हैं? मूवेबल जो होते हैं, मूवेबल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन।
कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट स्पीड भी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। तो हम ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड को दिखाते हैं बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड को प्रेजेंट करते हैं किससे? रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी, और ये डी फुट में बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है किसका? वीडी। वीडी मतलब बोले तो वी का मतलब वेलोसिटी, डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बहुत बड़ा मतलब इस कंडक्टर को मैंने समझे यहाँ बैटरी लगा दी, ओके, ऐसे, तो ये आपके पास क्या होगी? प्लस, और ये क्या? माइनस, और ये क्या बेटा? बैटरी। ओके बेटा, ये वी वोल्ट की है, कितने की? वी वोल्ट की। तो ये आपके पास प्लस, ये माइनस। अब तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे? ऐसे। और कंडक्टर में कैसे चलेंगे? ऐसे। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। तो ये आपके पास क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब आपको सोचिए, सपोज इसकी लेंथ कितनी है? एल। कितनी है? एल। इसकी लेंथ कितनी है? एल। तो हम क्या लिखते हैं ड्रिफ्ट स्पीड को? लिखेंगे द मिनिमम रिक्वायर्ड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड बाय विच electron goes from one end to another end of a कंडक्टर। वन एंड टू अनदर, यानी इस एंड से इस एंड तक जा सके। ठीक है ना? एंड इट्स मिनिमम वैल्यू विल बी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कितनी होनी चाहिए? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखना, ऑप्शन में पूछा जाता है कि मिनिमम स्पीड कितनी होती है, तो मिनिमम स्पीड ये होती है 10⁻³। लेकिन अगर आपके पास लेंथ भी दे रखी हो तो स्पीड का फॉर्मूला तो आप जानते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास? एल, और यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा? टी। तो ये आपके पास आ जाएगी क्या? स्पीड का फॉर्मूला। तो मैं लिख सकता हूँ वी डी इक्वल्स टू एल अपॉन टी। ये आपके पास क्या है बेटा? और इसकी वो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड आया। तो मैंने क्या बोला? द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड बाय विच इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ ए कंडक्टर एंड इट्स मिनिमम वैल्यू विल बी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंडक्टर की लेंथ, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है वी डी इक्वल्स टू एल बाई टी। ठीक है ना? ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ओके, यहाँ पे मैंने जो लिख दिया वी डी इक्वल्स टू एल बाई टी। ओके, समझ आया? लेकिन सपोज अगर मान लीजिए इस पर फोर्स लगने लगे तो फिर वी डी का फॉर्मूला भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखेंगे, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो ये क्या? ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? मैंने आपको बता दिया, वो होती है इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर में जो मूव कर रहे हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है बेटा? ओके, और करंट कैसे फ्लो होती है? हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के जस्ट अपोजिट। ओके, तो चलते हैं हम आगे। एक नया रिलेशन, हम नया रिलेशन क्या पढ़ते हैं? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है बेटा? ध्यान से सुनना बेटा। देखो, जब किसी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कंडक्टर है। ओके, इस कंडक्टर में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे ही जब आप इसमें बैटरी अप्लाई कर दोगे। ठीक है बेटा? ये आपने बैटरी अप्लाई कर दी। ठीक है, ये आपने इसमें बैटरी अप्लाई कर दी। अब इलेक्ट्रॉन तो कौन चलेंगे? ऐसे। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। और करंट कैसे चलेगी? ऐसे।
तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे बेटा। जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे तो अब आप सोचिए इसकी लेंथ क्या है, एल है, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, वीडी। वीडी वो बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है कौन, यहाँ पे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आती है, करंट। तो मैं क्या लिखूंगा, द फ्लो ऑफ करंट इन above conductor is given by I की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन T। I की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन T। और Q क्या होता है, अब लिखेंगे वेयर Q चार्ज फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, सिलेंडर है। क्या बेटा, ये सिलेंडर। इसकी लेंथ कितनी है, एल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो मैं ऐसा चार्ज निकाल सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगा, चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू एन ई। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू एन ई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो एन होंगे वो एन की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं एन, और ये होंगे कैपिटल ए और कैपिटल एल या स्मॉल एल। एल क्या होता है, ए इंटू एल क्या हो गया, वॉल्यूम। ए इंटू एल क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम। ए इंटू एल क्या हो गया, वॉल्यूम। तो एन की वैल्यू होगी ई ए एल। तो मैं यहाँ पर ये पुट कर सकता हूँ, तो लिखूंगा नाउ चार्ज कितना आएगा, चार्ज आएगा आपके पास में क्यू इक्वल्स टू एन की जगह पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, सॉरी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लिख देता हूँ कितने, ए एल, ठीक है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, ऐसे लिख देता हूँ कैपिटल एन इक्वल्स टू एन ए एल, ये आपके पास आता है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल। तो अगर मैं आपको देखूँ तो एन की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। एन की वैल्यू कितनी आएगी पास, मैं वैल्यू को अगर पुट करूँ तो मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एन ए एल। एन की वैल्यू कितनी है, एन ए एल और इंटू ई, और एल क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, कैपिटल एल मान लेते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर आप देखें तो एल क्या है, एल का फॉर्मूला मैंने लिखा था, बिकॉज एल क्या होता है, एल होता है वी डी इंटू टी। तो लिख देंगे क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन ए ई और एल की जगह रख दीजिए वी डी इंटू टी। ये आपके पास चार्ज आ गया। क्या आ गया बेटा, ये चार्ज। और चार्ज की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू एन ए ई वी डी टी और अपॉन में टी, टी से टी का हुआ कैंसिल। तो आई की वैल्यू कितनी है, एन ई ए वी डी। ये आपके पास करंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बेटा, एन ई ए वी डी जो हमने लिखा है, देखिए ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। वेयर क्यों क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इसको ऐसा ले देता हूँ, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज। तो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने जाएंगे, इतने, एन ए एल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे, एन ए, यहाँ पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन ए एल। तो एन ए एल और इंटू ई, तो ये आपके पास, और एल क्या होता है, वी डी इंटू टी। तो यहाँ पुट करा तो आई की वैल्यू आई एन ए वी डी। ठीक है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए। करंट का जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हो गया एन ई ए वी डी। अब आप सोचेंगे सर ये भी तो है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये कब यूज होना है, जब चार्ज गिवन हो, और ये कब यूज होना है, जब ई गिवन हो, ए गिवन हो, या ड्रिफ्ट स्पीड गिवन हो। ठीक है बेटा, ये तब यूज होना है। ओके, चलते हैं अब हम आगे, देखिए कैसे न्यूमेरिकल ले लेता हूँ मैं इसका। अब आपको पता तो लग ही गया कि आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी।
ये आपके पास होता है, ठीक है ना। एन क्या यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ए क्या क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप पूछ सकता है, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या लेते हैं, लिख लेते हैं सॉरी बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a conductor is 1 into 10 to the power 18 passing through the cross section area 10 centimeter square with drift speed Vd equals to 10 to the power minus 4 meter per second. Find the current in conductor. ये आपके पास है। तो बेटा देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन बहुत इजी। अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सिंपल है। अगर आपके पास ये दे रखा है तो देखो फॉर्मूला तो ये है आपके पास। ये देखिए क्या क्या दे रखा है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 to the power 18 ये दे रखा। और बेटा आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वीडी आपको दे रखा है, वीडी कितना है, वीडी आपके पास है 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास सब दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है, वीडी दे रखा है। और ई तो आपको पता होता है, ये इलेक्ट्रॉन का ई कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो अब आप देखिए सबसे पहले आई का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई ए वी डी। तो रख दीजिए वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है 10 to the power 18, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 into 10 to the power minus 19 इंटू ए की वैल्यू कितनी 10 to the power minus 3 इंटू वी डी की वैल्यू कितना 10 to the power minus 4। ये आपके पास आएगी। इसको सॉल्व करें तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको देखें तो बताएगा 1.6 और इंटू 10 to the पावर ऐड करनी आती होंगी, माइनस ये 1 बचेगी माइनस में, तो 4 और 3 साथ यानी 10 to the power minus 8 एम्पियर। ये आपके पास करंट की वैल्यू है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास वैल्यू है कितनी, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 मिली माइक्रो नैनो एम्पियर। क्या बेटा, नैनो एम्पियर, ठीक है ना बेटा। आप इसको नैनो एम्पियर भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इसको कितना लिख सकते हैं, नैनो एम्पियर में। एनी डाउट? तो ये आपके पास आएगा 16। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट को यहाँ से हटा तो 10 to the power minus 9 हो जाएंगे। और ध्यान रखना 10 to the power minus 9 होते हैं किसमें, नैनो में। किसमें होते हैं, नैनो में। 3-4 होते हैं मिली माइक्रो नैनो, ऐसा लिखते हैं मिली माइक्रो नैनो और पिको। मिली में होते हैं 10 to the power minus 3, माइक्रो में होते हैं 10 to the power minus 6 और नैनो में होते हैं 10 to the power minus 9 और पिको में होते हैं 10 to the power minus 12। ये आपके पास पावर्स होती है, ठीक है ना। मिली माइक्रो नैनो पिको, ध्यान रखिए मिली माइक्रो नैनो पिको। तो ये बेटा था क्या, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। तो ये था आपके पास करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन। चलिए, ये था हमारे पास आज करंट की वैल्यू को जो हमने आपको बताया बेटा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या, अब हम आगे डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। क्या डिस्कस करते हैं बेटा, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए हम बात करते हैं किसकी, ओम्स लॉ की, ठीक है बेटा। किसकी बात करते हैं, ओम्स लॉ की। देखो बेटा ओम्स लॉ इजीली समझ आएगा, लेकिन ओम्स लॉ को समझाने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ, क्योंकि करंट के बारे में मैंने समझा दिया। ओम्स लॉ के लिए जरूरी जो है वो दो चीज़ है।
एक तो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, करंट तो आप समझ गए, अब पोटेंशियल को समझना बाकी। किसको बेटा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, ये ध्यान रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले पोटेंशियल बता देते हैं, क्या बताते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, तो लिखेंगे पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, द मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क डन, द मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क डन to bringing a unit charge from infinity to a point in the field region of another charge, field region of another charge is called potential, is called potential. It is represented by कैपिटल वी। किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से। तो कैपिटल वी क्या होता है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन। ठीक है, किसको लेकर आ रहे हैं, चार्ज को। तो वर्क डन तो क्या होता है, वर्क डन होता है डब्ल्यू, और चार्ज क्या होता है, क्यू। तो ये होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डब्ल्यू की यूनिट होती है क्या बेटा, जूल। क्या होती है, जूल, और इसकी क्या होती है, कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलाम। और 1 जूल पर कूलाम इक्वल होता है 1 वोल्ट। तो इसका मतलब V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू को क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। ठीक है बेटा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू को क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। तो ये क्या, पोटेंशियल। यानी कि ऐसा होता है कि पोटेंशियल का मीनिंग सिंपल सा है कि पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स। पोटेंशियल का मतलब, जब हम भाषा में बात करते हैं, आम लैंग्वेज में बात करते हैं कि क्या तेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, किसी बॉडी की इंटेंसिटी का, मतलब किसी बॉडी की पावर का एग्जामिन करना। तो पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि वो वर्क डन जो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाया जा सकता है। इन्फिनिटी बोले तो बहुत दूर से। तो ये है आपके पास पोटेंशियल। ये तो हो गया इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, किसी पॉइंट तक। मान लीजिए ऐसे समझ सकते हैं, सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो उसको क्या है, उस एस्ट्रॉइड को हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी बहुत ज़्यादा वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ भी ये पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या, वर्क डन, और क्यू क्या है, कूलाम। और 1 जूल पर कूलाम क्या होता है, 1 वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो गई क्या बेटा, वोल्ट। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ये तो हो गया इन्फिनिटी से। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए मैं कंडक्टर की बात करूं, तो कंडक्टर आप जानते हैं ऐसा होता है। ठीक है बेटा, अब इन्फिनिट की तो बात ही नहीं हो रही। अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक बैटरी लगा देता हूं, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है बेटा, ये प्लस और ये माइनस। बेटा इसको भी हम क्या बोलते हैं, बैटरी के टर्मिनल ऑफ बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना प्लस माइनस का मीनिंग क्या होता है कि ये प्लस है ये माइनस है। तो हम इसको भी हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलेंगे, V प्लस माइनस V माइनस। प्लस बोले तो हमेशा जो प्लस होता है वो हायर होता है, तो जो पोटेंशियल फॉल होता है, ध्यान रखना, पोटेंशियल जो फॉल होता है, यानी कि पोटेंशियल फॉल होता है मतलब डाउन होता है, तो वो क्या होता है, हमेशा
हाई टू लो। क्या होता है बेटा, हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अगर आपसे कोई बोले प्लस का मतलब, प्लस का मीनिंग क्या होता है, प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल, प्लस का मीनिंग क्या, हायर पोटेंशियल, और माइनस का मीनिंग क्या, लोअर पोटेंशियल। ठीक है बेटा, क्या होता है हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। अब एक पोटेंशियल तो हायर है और एक पोटेंशियल क्या लोअर है, तो ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप सोचिए, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, तो इस एंड को कहाँ कनेक्ट किया, प्लस से, तो इसकी वैल्यू होगी प्लस, और एक कहाँ कनेक्ट हुआ, माइनस से, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस। तो इन दोनों एंड के बीच में, इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है ना बेटा, या इसका नाम रख दीजिए A पॉइंट और इसका नाम क्या रख दीजिए B पॉइंट। तो इसको क्या लिख सकते हो, VA, और इसको क्या लिख सकते हो, VB। तो आप क्या लिखोगे, VA माइनस VB। ध्यान रखना, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB को क्या बोलेंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। तो ये आपके पास क्या है, ए, और ये आपके पास क्या है, बी, और इसको लिख देंगे बी। तो ध्यान रखना, अगर हम किसी कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, यानी कि ये प्लस और ये माइनस, तो बेटा अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी तो करंट फ्लो होगी। अगर दोनों बराबर हो गए, ये जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो गया, तो फिर क्या होगा, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो इसमें तो कुछ फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिए, जब बराबर की चीजें हो जाती हैं तो उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। तो ध्यान रख लेना कि जब प्लस और माइनस की बात करें तो एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल, और पोटेंशियल कहाँ फॉल होता है, वो होता है हाई टू लो। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा बहुत शानदार तरीके से। अब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, VA माइनस VB। दो एंड के बीच में वायर लगा, तो जैसे आपके घर में सेल होता है, मान लीजिए आपके पास रिमोट टीवी रिमोट का सेल ले लीजिए। टीवी रिमोट का सेल अगर आप लोगे तो एक तरफ क्या होता है माइनस और एक तरफ क्या होता है प्लस। तो ये क्या, प्लस और माइनस को हमने ऐड कर दिया वायर से, तो इसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है इसका मीनिंग, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, तो अब हम ओम्स लॉ को आराम से समझ जाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, देखिए जरा, ओम्स लॉ देखिए क्या होता है। ओम्स लॉ में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पोटेंशियल अप्लाइड at the ends of a conductor is directly proportional to the flow of current in that कंडक्टर, फ्लो ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या, ये आपके पास एक कंडक्टर और यहाँ मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास का ए एंड और ये आपके पास का बी एंड, और एक है प्लस और एक है माइनस। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास प्लस या माइनस, ये मैंने लगा दिया बी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का मूव करेंगे ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई करा ये वाला, तो मैं लिखूंगा, और इसमें करंट क्या फ्लो करिए, आई, तो मैं लिखूंगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
और याद रखना वी क्या है, वी क्या है यहाँ पर, वी ए माइनस वी बी। अब मैं बार बार वी ए माइनस वी बी नहीं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, केवल वी लिखूंगा। तो ये आपके पास क्या वी ए माइनस वी बी होता है। तो लिखेंगे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये लिखा हुआ है। अब लिखेंगे वी इक्वल आर इंटू आई। अब लिखेंगे वेयर आर इज ए proportionality constant। proportionality constant which is called resistance of conductor, which is called रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो हम इसको लिखेंगे V अपॉन आई इक्वल आर, और इसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। ठीक है बेटा। तो ये जो इक्वेशन है, दिस अबव इक्वेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ, स्क्वायर इक्वल ओम्स लॉ, वी अपॉन आई। अगर वी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। और याद रखना जब वी और आई के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा ऐसे आता है। किसके बीच में, वी और आई के बीच में ग्राफ कैसे आता है, हमेशा ऐसे। ओके। और वी आई का जो ये ग्राफ है, ये जो वी आई का ग्राफ है, यानी कि जो स्लोप है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को। ध्यान रखना। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये हमने ऐसे बना दिया है। ओके। तो ये वी और आई के बीच ग्राफ, तो वी अपॉन आई आर इक्वल टू कितना हुआ, कांस्टेंट। और आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये आप याद रखिए, रेजिस्टेंस क्या करता है। अब आप देखिए यहाँ काम कैसे होगा, यहाँ काम ऐसे होगा कि इफ वी इक्वल कांस्टेंट, अगर वी को क्या रख दिया जाए, कांस्टेंट, तो आई एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर v कांस्टेंट हो गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनवर्सली का मीनिंग क्या होता है, इनवर्सली का मीनिंग होता है कि ये एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा। इसका मतलब अगर i क्या होगा, इंक्रीज, सॉरी, अगर मान लीजिए r इंक्रीज होगा, r क्या होगा, इंक्रीज, तो i क्या हो जाएगा, डिक्रीज। i क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर मान लीजिए r क्या हो गया, डिक्रीज, तो i क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है बेटा। तो ये आप याद रखिएगा कि इंक्रीज और डिक्रीज। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, कम। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो आई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। और आप जानते हैं रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, कि करंट को रोकने का काम है। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, करंट को रोकना। ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू कम ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू भी कम ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कब, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर जितना पोटेंशियल बढ़ा और उतना ही करंट बढ़ा, तो ध्यान रखना अगर दोनों बराबर रेशियो में बढ़ते हैं तो आर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपके पास क्या है, ओम्स लॉ। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। और रजिस्टर का जो सिंबल होता है, मैं यहाँ को सिंबल बनाऊं वो ध्यान रखना। ठीक है बेटा। कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनके सिंबल, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो, बैटरी, मान लीजिए आपके पास क्या हो, सेल, तो सेल का सिंबल ये होता है। किसका होता है, सेल को। इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस।
और अगर बैटरी का हो, बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ऐसे होती है प्लस माइनस, ये क्या होती है बैटरी। और अगर मानो एमीटर, एमीटर का ये होता है, ये क्या होता है एमीटर, ठीक है बेटा, ये होता है गैल्वेनोमीटर। ओके, एक होता है ये होता है रेजिस्टेंट। ओके, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सिंबल होता है ऑल्टरनेट करंट का। ठीक है ना। और एक होती है डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। चलो इसको हटा दीजिए, ये लिख लीजिए। ये आपके पास क्या कुछ ऐसे चीजें हैं जो सेल, बैटरी, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और रेजिस्टेंट। ठीक है ना। अगर वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना, ये वोल्टमीटर होता है। ओके, ठीक है बेटा। तो अब आगे जाकर हम ये भी पढ़ेंगे एमीटर और वोल्टमीटर क्या होते हैं। वो बनाए जाते हैं रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। तो जब गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, किसको, रेजिस्टेंस को, तो हमारे पास एक तो बनता है क्या एमीटर और एक क्या बनता है वोल्टमीटर। ठीक है ना बेटा। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस को अगर ऐड कर दें, वो हम बताएंगे पैरेलल में ऐड करेंगे या सीरीज में, तो क्या बन जाता है वोल्टमीटर और एमीटर। उसके बाद आपके पास जो सिंबल होता है किसका, रेजिस्टेंस का, ये सिंबल है सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर भी बोल देते हैं। ठीक है ना बेटा, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं आर। ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है, ये फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास प्लस और ये आपके पास माइनस, यानी कि हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज, ये आपके पास रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है बेटा, जैसे हमने आपको रेजिस्टेंस का सिंबल बताया, इसके बाद हमारे पास जो ओम्स लॉ में मैंने इक्वेशन लिखी है वो लिखी है V/I। ओम्स लॉ का याद रखना। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। और ओम्स लॉ एक चीज और ध्यान रखने बेटा, कि जब हम V/I की बात करते हैं, V/I/R, यानी कि किसकी बात करते हैं, कांस्टेंट की, तो याद रखना दिस formula only applied in a fixed condition। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है फिजिकल प्रॉपर्टी of conductor remains अनचेंज होनी चाहिए, यानी कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है बेटा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम तार को क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं वायर में, तो क्या होता है वायर गर्म होकर फैल जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है, तो उसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो अगर ये सब चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की रिमेन अनचेंज रहती हैं, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखना। आपके पास एक क्या ओम्स लॉ V/I है। अब हमारे पास क्या आता है, रजिस्टर। तो रजिस्टर में बेटा कुछ टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस में। वो क्या, एक आता नंबर 1 रजिस्टर
इन सीरीज, और दूसरा आता है रजिस्टर इन पैरेलल। ये आपके पास दो टर्म आते हैं, रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। तो अगर रजिस्टर इन सीरीज की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, तो सीरीज ऐसे होता है, ये बैटरी ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये हमने ऐसे अप्लाई कर दिया, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या बेटा R1 और ये क्या R2। ओके, ये इसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये क्या है V, इन दोनों के बीच क्या है V1, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना है V2। दोनों के बीच पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है बेटा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना। सॉरी बेटा, तो R1 R2 हो गया, तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये ध्यान से सुनना। इफ रजिस्टर्स आर connected in series, if resistors are connected in series, then flow of current will be same while potential across ends of resistor across of each resistance is equal to the potential applied पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ये इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ये होता है। तो ये देखिए, ये कितना है V और ये कितना V1 V2। तो मैं लिख सकता हूँ नाउ V को क्या लिख सकता हूँ, V1 प्लस V2। अब आप जानते हैं ये करंट फ्लो कर दी, क्या फ्लो कर दी बेटा, करंट। तो आप ध्यान से देखिए, जब करंट फ्लो करूंगा तो जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी करंट इसमें जाएगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो मैं लिख सकता हूँ कि V1 की वैल्यू क्या होगी, I R1, और V2 की वैल्यू क्या होगी, I R2, ये होती है। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो V की वैल्यू क्या होगी, V, और ये कितना हो जाएगा, I R1 और प्लस में I R2, I कॉमन आ जाएगा, तो V अपॉन I बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, ये आपके पास। और ये B अपॉन I क्या बन जाएगा, टोटल का रेजिस्टेंस, तो ये बन जाएगा R इक्विवेलेंट। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास है बिल्कुल, बिकॉज V अपॉन I क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट, और हम इसको लिख देंगे R। ये आपके पास किस में है, सीरीज में है। किस में बेटा, ये सीरीज में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। लेकिन सपोज अगर रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट हो, पैरेलल में, तो मैं ये लिख सकता हूँ दूसरा, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, ठीक है बेटा, ये ऐसे होगा। अगर मैं इसमें बात करता हूँ, ये क्या R1 और ये क्या R2। अब आप देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जब कभी ऐसे कनेक्ट होता, करंट यहाँ से चली कितनी I, तो अगर यहाँ से I जाएगी तो यहाँ जाएगी I1, और यहाँ कितनी जाएगी I2, क्योंकि जैसी करंट यहाँ पर जाएगी, इस पॉइंट पर जाएगी, तो करंट होती है बिल्कुल पानी की तरह, जहाँ रास्ता मिल जाता है वहाँ पर बह जाती है। तो करंट ऊपर जाएगी I1, नीचे कितनी जाएगी I2, ठीक है बेटा। तो हम ये लिख सकते हैं, इन पैरेलल the potential across
across each resistance is equal to the potential of battery. While current is differ in each रेजिस्टेंस। ठीक है ना बेटा। तो ये देखिए यहां भी ध्यान दो, दोनों में क्या, इफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन फ्लो ऑफ करंट विल बी सेम वाइल पोटेंशियल अक्रॉस ईच एंड्स ऑफ, यह लिख देना वाइल सम ऑफ, क्या लिख देना यहां पर, सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एंड्स ऑफ ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। यहां पर क्या है कि आपके पास पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी वाइल करंट डिफर इन इस रेजिस्टेंस, यानी ऊपर I1 है तो नीचे क्या I2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देन I की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, I1 प्लस I2, ये टोटल करंट आई, I1 प्लस I2 टोटल करंट आई। अब लिखूंगा बिकॉज V बराबर कितना होगा, I1 R1 और V बराबर क्या होगा, I2 R2, क्योंकि V तीनों में सेम है। जितना पोटेंशियल बैटरी का यहाँ पे V होगा तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी क्या होगा, V होगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं लिख दिया V बराबर कितना लिख दिया, I2 R2, तो मैंने लिख दिया I2 R2। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ I इक्वल में कितना बेटा, करंट क्या आपके पास, करंट अलग अलग, तो मैं लिख सकता हूँ कितना, I1 R। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू V अपॉन R1 यहाँ से, और यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R2। तो यहाँ पुट कर सकते हैं, तो I बराबर कितना आ जाएगा, I1 की वैल्यू V अपॉन R1 और प्लस V अपॉन R2, ये आपके पास वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, I अपॉन में V इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2, ये आपके पास वैल्यू आएगी, ये आपके पास वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देखिए I अपॉन V, तो लिखेंगे बिकॉज I अपॉन V किसके बराबर होता है, 1 अपॉन R के, तो यानी कि आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आई है आपके पास कितनी, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टर इन पैरेलल। तो बोलेंगे ना पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अब इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन 1 देता हूँ, क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे, अगर बेटा मैं इसके क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे, क्वेश्चन बेटा देखिए कैसा आएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लाइक ऐसे, ये A है और ये B है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। और वो बोल सकता है फाइंड द इक्विवेलेंट, find the total resistance from above circuit, from above circuit। ये क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर, सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अब आप देखिए ये तीनों अलग दिख रहे हैं, ये 1 2 3 किस में, ये तीनों सीरीज में है, सॉरी ये तो तीनों हैं, कौन कौन, ये जो ऊपर है 1 2 3, ये किसमें आपके पास पैरेलल में है, 1 2 3 पैरेलल में। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि पैरेलल में लिखेंगे ये तीनों पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। मैं लिख देता हूँ ये R1 है
ये R2 है और ये R3 है और ये R4 है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ। तो R1 R2 R3 लिखेंगे R1, R2 एंड R3 इन पैरेलल। तो मैं लिख दूंगा, तो 1/R इक्वलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, 1/R प्लस 1/R और प्लस 1/R। तो ये आ जाएगा 1/R इक्वलेंट इक्वल कितना आ जाएगा, 3/R। ये आ गया। तो यानी कि यहाँ पर R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी R/3। ये आपके पास आ जाएगी। अब लिखेंगे क्या, जब ये तीनों कनेक्ट होकर ऐसे बन गए तो डायग्राम चेंज हो जाएगा। अब ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा कि ये क्या बन गया R/3 और ये क्या बन गया R और ये क्या बन गया A एंड B, ये बन गया। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में, अब आपके पास दोनों सीरीज में है। तो लिखेंगे R/3 एंड R इन सीरीज। तो लिखूंगा R जो आएगा, R फाइनल जो आएगा, R फाइनल जो आएगा या R टोटल जो आएगा, R टोटल आएगा आपके पास में R/3 और प्लस R। तो जो आपके पास R टोटल आएगा वो आएगा आपके पास में 4R/3। ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, पहले हमेशा उनको कनेक्ट करें और कनेक्ट करके एक बना दें, जैसे ये बना दिया। फिर उन दोनों को देखो तो ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट होता है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है R1 प्लस R2। तो R1 अब ये बन गया और ये R बन गया, ये R2 बन गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मैंने टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें 10th क्लास के लिए। अब आगे से मैंने सोचा है कि मैं आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी कराऊंगा क्लास में, और वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो जैसे मैंने आपको लिखा है, तो अब हम कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो देखिए कैसे। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिया मैंने, लाइक ऐसे कि मेरे पास एक ऐसे रेजिस्टेंस है और ये भी आपके पास एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, कितने की, ये बैटरी लगी हुई है कितने की, 10 वोल्ट की, ओके। और आपसे बोल दिया ये R1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, और ये R2 की वैल्यू कितनी बेटा, 2 ओम। अच्छा बेटा सॉरी, मैं एक चीज भूल गया आपको, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, बिकॉज R का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। तो बेटा V की तो क्या होती है, वोल्ट यूनिट, और इसकी क्या होती है, एम्पियर। तो बेटा ध्यान रखना, R की जो यूनिट हुई वो ही वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना। लेकिन 1 वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वो होता है 1 ओम। ओम का ये साइन होता है, ठीक है बेटा, ये ओम का साइन है। तो जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम, ओके। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। आप ये ध्यान रखिएगा। और वोल्ट पर एम्पेयर भी क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके पास एक क्या, एक बैटरी है, ये आपके पास प्लस है, और एक आपके पास माइनस। ये कितने का लगा, 10 वोल्ट का। अगर ये 10 वोल्ट का लगाओ, यहाँ रेजिस्टेंस है। अब आपसे पूछ सकता है बेटा, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल across each register, ये क्वेश्चन है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए सॉल्यूशन ये हो सकता है इसका। अगर मैं बात करता हूँ ईच रजिस्टर की या इसकी, तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहले वो देखिए जो दोनों रेजिस्टेंस है वो किस में लगे हुए, सीरीज में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट है तो टोटल आर क्या बन जाएगा, तो आर इक्वलेंट बन जाएगा R1 प्लस R2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आर इक्वलेंट जो आएगा मेरे पास वो आएगा 1 प्लस 3, तो कितना आया 4। तो आर जो इक्वलेंट आया है वो आया आपके पास 4 ओम। कितना है बेटा, 4 ओम आया है। इसका मतलब अब सर्किट थोड़ा चेंज हो जाएगा। सर्किट जो है वो यहां ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। सर्किट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे।
ये कितने का बन गया 4 का, और ये कितने का 10 वोल्ट का, तो ये बन गया R। तो अब बेटा फॉर्मूला लगा सकते हो, बिकॉज V इक्वल टू क्या होता है IR, तो टोटल के लिए R इक्वलेंट लगा दो, तो V कितना हो जाएगा 10, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी I, और R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इक्वलेंट कितना है 4, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2, यानी कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। तो I की जो वैल्यू आई है वो आई है 2.5 एम्पियर। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। और मैंने आपको क्या बताया था, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा V1, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा V2, तो मैं लिखूंगा V1 अक्रॉस R1, तो V1 क्या होता है बेटा R1 करंट तो सेम है, तो V1 हो गया, निकालना है I कितना हो गया 2.5, और R1 कितना हो गया आपके पास 1, तो V1 की वैल्यू कितनी है 2.5, कितनी आई 2.5 वोल्ट। और अगर मैं बात करता हूं किसके बेटा V2 की, तो लिखूंगा V2 अक्रॉस किसके बेटा R2, तो लिखूंगा V2 इक्वल टू I R2, तो V2 I की वैल्यू कितनी है 2.5, और R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 7.5। अब आप देखना कि V2 की वैल्यू 7.5, आप इसको चेक करने के लिए क्या करें, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है, तो देख लो 2.5 और 7.5 किसके बराबर है 10 वोल्ट के, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। आगे स्टडी कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।